अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। संगम वंश के प्रमुख शासकों का विवरण इस प्रकार है। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की स्थापना हरिहर ने की थी और उन्होंने 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया था। उनके बाद बुक्का आई गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1356 से 1377 ईस्वी तक रहा था। इसके पश्चात हरिहर दो ने सत्ता संभाली और वह 1377 से 1404 ईस्वी तक शासक रहा था। फिर देवराय आई का समय आया, जिसने 1406 से 1422 ईस्वी तक राज किया था। उनके उत्तराधिकारी के रूप में देवराय दो ने 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन संभाला था। इसके बाद मल्लिकार्जुन ने 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन किया था। अंत में विरूपाक्ष दो ने 1465 से 1485 ईस्वी तक शासन किया था। नोट: हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सेल्लू, तुलुव एवं अराविडु वंश। बुक्का आई ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर दो ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज नाम के 8 प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। इन कवियों में अल्लसनी पेयदन सबसे प्रमुख थे, जिन्होंने मनुचरितम और हरिकथासार जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की थीं। दूसरे कवि नंदी तिम्मा थे, जिन्होंने पारिजात हरण की रचना की थी। तीसरे स्थान पर भट्टमूर्ति का नाम आता है, जिन्होंने नरसेभूपालियम और हरिश्चंद्र लोपाख्यानम जैसे ग्रंथों को लिखा था। चौथे कवि धूर्जटी थे, जिनकी प्रसिद्ध कृति कालहस्ती महात्म्य है। इसी क्रम में पांचवें कवि मल्लनी ने राजशेखर चरित की रचना की थी। छठे स्थान पर अच्युतराज रामचंद्र आते थे, जिन्होंने सकल कथासार संग्रह और रामाभ्युदयम को लिखा था। सातवें कवि पिंगली सूरत थे, जिन्होंने राघव पांडवीय ग्रंथ की रचना की थी। आठवें दिग्गज कवि प्रसिद्ध तेनाली रामकृष्णन थे, जिनकी प्रमुख रचना पांडुरंग महात्म्य है। तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्यों की बात करें तो इनमें सबसे पहले कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्तमाल्यद का नाम आता है। दूसरा महाकाव्य अल्लसनी पेयदन द्वारा रचित मनुचरितम है। तीसरा महाकाव्य वासुचरित है, जिसकी रचना भट्टमूर्ति ने की थी। चौथे महाकाव्य के रूप में पिंगली सूरत की कृति राघव पांडव्यमु को गिना जाता है। पांचवा और अंतिम महाकाव्य तेनाली रामकृष्ण द्वारा रचित पांडुरंग महात्म्य है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमारीदेव राय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय दो के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय दो के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय दो ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थीं। एक अभिलेख में देवराय दो को जगवेदकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय दो ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश 1485-1506 ईस्वी की स्थापना की। तुलुव वंश 1505-1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुव तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था।
अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसिनी पेयदन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बूति कल्याणम और उपापरिण्य की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागरी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर, हजाराराम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी, कंगड़ी या तालिकोटा या वन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा, गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570-1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग 3 था। अराविडु शासक वेंकट 2 के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत मंडल, कोट्टम या वलनाडु, जिला, नायक, मेलाग्राम, 50 ग्राम का समूह, ऊर्ध्वग्राम। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखाव के लिए विशेष भू खंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगानमुक्त व करमुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों का विवरण इस प्रकार है। निकोलो कोंटी इटली का रहने वाला था, जो 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था और उस समय वहां का शासक देवराय आय हुआ करता था। अब्दुल रज्जाक फारस देश से 1442 ईस्वी में आया था और उसने देवराय 2 के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। नूनेज पुर्तगाल का निवासी था, जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के समय में भारत आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल से 1515 ईस्वी में आया था और उस समय विजयनगर पर महान शासक कृष्णदेव राय का शासन हुआ करता था। बारबोसा भी पुर्तगाल का ही यात्री था, जिसने 1515-16 ईस्वी के दौरान कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर का भ्रमण किया था। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान हुआ करता था। उस समय भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग हुआ करती थी। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगानमुक्त भूमि की भूख धारण पद्धति थी। रथकोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोड़ीखाना कहा जाता था।
शेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बढ़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वक कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्मग्रंथ है। मधुरा विजयम बुक का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगादेवी की रचना है। कृष्णदेव राय और रामराय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संत विधरण्य ने संगीत ग्रंथ संगीतसार की रचना की। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, परदौस या पगोड़ा के रूप में उल्लिखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फनम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फनम 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूसेडो, पुर्तगाली दीनार, फारसी फ्लोरीन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थीं। अब है बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसनगंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। मुहम्मद शाह बहमनी वंश का प्रमुख शासक हुआ करता था, जिसका शासनकाल 1358 से 1375 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह सत्ता पर बैठा और उसने 1375 से 1378 ईस्वी तक शासन किया था। दाऊद का शासनकाल बहुत ही संक्षिप्त रहा, जो केवल 1378 ईस्वी तक ही सीमित था। फिर मुहम्मद शाह दो गद्दी पर आया, जिसने 1378 से 1397 ईस्वी तक राज किया था। ताज उद्दीन फिरोज का शासनकाल 1397 से शुरू होकर 1422 ईस्वी तक चला था। शिहाबुद्दीन अहमद से 1436 ईस्वी तक शासन संभाला करता था। अलाउद्दीन अहमद दो का शासनकाल 1436 से 1458 ईस्वी के बीच हुआ करता था। शमसुद्दीन मुहम्मद तीन इस वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 1463 से 1482 ईस्वी तक शासन किया था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोर इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। दौलताबाद के प्रांतपति या तरफदार को मसनद आली कहा जाता था। बरार के प्रांतपति को मजलिस आली के नाम से जाना जाता था। बीदर के तरफदार को अजाम हुमायूं की विशेष उपाधि दी गई थी। गुलबर्गा के प्रांतपति को मालिक नायब कहा जाता था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा।
मोहम्मद III के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद III के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद III का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ्त सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर राज्य में आदिल शाही वंश का शासन था, जिसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में की थी। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का प्रभुत्व था और इसकी नींव मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में डाली थी। बरार राज्य में इमाद शाही वंश का शासन चलता था, जिसे फतेहुल्लाह इमाद शाह ने 1490 ईस्वी में स्थापित किया था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का राज था और कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना 1512 ईस्वी में की थी। बीदर राज्य में बरीद शाही वंश का शासन था, जिसकी शुरुआत अमीर अली बरीद ने 1526 ईस्वी में की थी। मोहम्मद I के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। वकील सल्तनत का पद दिल्ली के मलिक नायब के समान हुआ करता था। वकील कुल का मुख्य कार्य अन्य मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करना होता था, हालांकि वह वकील के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। अमीर जुमला अर्थ विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। वजीर अशरफ का काम विदेश नीति और दरबार से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना होता था। नाजिर का पद भी अर्थ विभाग से ही संबंधित हुआ करता था। पेशवा दरअसल वकील सल्तनत के सहायक के रूप में उसकी मदद किया करता था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था। सदर जहां न्याय विभाग के साथ साथ धर्म और दान विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख खेल कहा जाता था। ये 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अवला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण ये जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाए। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब है, जो चौमंजिली है और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रोजा व गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है, मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। अब हम देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जीनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399, 1402 ईस्वी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402, 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436, 51 ईस्वी एवं अंतिम शासक हुसैन शाह 1458, 1500 ईस्वी।
लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर वहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया था। पीर वोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा व लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389-1413 को बुतशिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन ओल आवादीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैन ओल आवादीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रीय भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वुलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैन ओल आवादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। बंगाल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती छोटा बंगाल, सोनार गांव पू बंगाल एवं सतगांव द बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389-1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493-1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्रीकृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह II को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। वाजबहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411-52 ईस्वी, महमूद शाह बेगड़ा 1458-1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526-1537 ईस्वी। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था।
महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन तथा उसका मित्र था। इसके शासन काल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजे। बारबोसा ने मजहूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। वार्थोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि था जिसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी। एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। बहादुर शाह संगीत प्रेम था, उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया। नोट: 1611 में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मिरात सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान मुजफ्फर शाह एक द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह 1591 की मृत्यु और गुजरात में बाद की घटनाओं तक वर्णन देता है। ये पुस्तक गुजरात के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। मेवाड़: अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलीत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलीत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीरदेव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश: तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।